तो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेज। मेरा नाम है ज्ञानेंद्र। मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री में हमारा चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री का आज ये तीसरा नहीं चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर मैंने आपको दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे कैटालिसिस के टाइप्स के बारे में। हमने इसके बारे में थोड़ा सा संकेत आपको दिया था, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो मुख्यतः कितने प्रकार की बताया था हमने? 5 प्रकार की। कुछ बुक में 4 प्रकार भी होता है, लेकिन हम 5 पढ़ेंगे। तो हेडिंग बना लेंगे। हमने इनके सबके नाम बोले थे ना, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। चलो पहले हेडिंग बना लेंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस, धनात्मक उत्प्रेरण। पॉजिटिव कैटालिसिस या भी धनात्मक उत्प्रेरण। वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है तथा यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। समझ गए? जब ऐसा उत्प्रेरक हो जब जिससे कि अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा हो, तो वह उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। और तथा यह घटना क्या कहलाएगी? धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएगी। समझ आ गए? एग्जाम्पल कल हमने बताया था पोटेशियम क्लोरेट क्या करता है? किसकी उपस्थिति में? MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में क्या होता है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में तीव्र अपघटन होता है। बताए थे MnO2 की प्रेजेंस। कल हमने ये रिएक्शन 2 बार लिखी थी कि Cl बनता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। हमने बताया था ये अगर उत्प्रेरक नहीं लगाएंगे MnO2 तो क्या होता है? ये रिएक्शन घंटों लगते हैं, 4 घंटे अप्रॉक्स लगते हैं इसमें टाइम, और नहीं तो 15 मिनट में ये रिएक्शन हो जाती है। 10 से 15 मिनट में ही रिएक्शन हो जाती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये यहाँ पे Cl है, ठीक है बेटा जी। पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसको। समझ आ गई बात? ये धनात्मक। और हाइब्रिड में Fe भी धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। हाइब्रिड में भी जो Fe होता है वो भी धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। समझ गए? N2 + H2 gives that NH3। Fe यहाँ पे कैटालिस्ट है, ठीक है। कैटालिस्ट बोले तो उत्प्रेरक और कैटालिसिस बोले तो उत्प्रेरण। समझ गए? Fe क्या है? जो अभिक्रिया के वेग को यहाँ पे बढ़ाता है, ठीक है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेंगे आप। यहाँ पे इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर बना देंगे। यहाँ पे 6 हो गए तो यहाँ पे 3 लगा देंगे।
चलो अगला आ जाता है, और भी बहुत सारे संपर्क विधि में, जैसे V2O पाइप धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। नाइट्रिकल बनाने में ओस्टोल विधि में जब पीटी लगाते हैं तो वो भी धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लोरीन की डीकन विधि में क्यूप्रस क्लोराइड धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। बहुत सारे हाइड्रोजनीकरण जब करते हैं हम तो निकिल जो होता है वो भी धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। चैम्बर विधि में यनो होता है वो भी धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। समझ गए, बहुत सारे उदाहरण। अब आ जाता है हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। वह उत्प्रेरक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया का वेग घटा देता है ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, तथा यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। समझ गए। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके भी, जैसे कि H2O2 का अपघटन, ठीक है, H2O2 का अपघटन, या फिर एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में HCl3 का अपघटन ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसे बोलते हैं, इसका ऑक्सीकरण होता है किसकी उपस्थिति में? C2H5OH की उपस्थिति में। ये स्लो होता है। ये अभिक्रिया की दर को क्या करता है? घटा देते हैं ना यहाँ पे, तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में। समझ गए। ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। तो यहाँ पे बन जाता है COCl2 प्लस क्या बन जाएगा? HCl। समझ गए। समझ गए। बैलेंस नहीं, बैलेंस आप कर लेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो 2 यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, होगा बैलेंस। समझ गए। तो क्या लिख सकते? एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में CHCl3 के ऑक्सीकरण की दर घट जाती है। समझ गए। ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और भी एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा जी। H3PO4 ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर घट जाती है। समझ गए। और भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्या लिख सकते हैं हम? H2O2 इसके अपघटन की दर, अपघटित होकर H2O प्लस O2 देगा। किसकी उपस्थिति में घटती है इसकी दर? H3PO4। ये सब P ब्लॉक में हम पढ़ेंगे आगे। बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। समझ गए। चलो अगला आ जाता है एसिड बेस उत्प्रेरण। एसिड बेस उत्प्रेरण कोई दिक्कत नहीं, 2-2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कभी धनात्मक उत्प्रेरण क्या है पूछ लेगा, कभी ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है पूछ लेगा, कभी स्वाप उत्प्रेरण क्या होता है ये पूछ लेगा, उदाहरण सही समझाने के लिए। 2-2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन में भी बनते रहते हैं। समझ गए। तो एसिड बेस उत्प्रेरण, एसिड बेस उत्प्रेरण, एसिड बेस कैटालिसिस, एसिड बेस कैटालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? कई समांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं एसिड बेस या दोनों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? एसिड बेस उत्प्रेरण। समझ गए। समझ गए।
समांगी अभिक्रियाएं होती हैं। तो कई समांगी अभिक्रियाएं एसिड तथा बेस या दोनों के द्वारा प्रेरित होती हैं या उत्प्रेरित होती, जो भी कहें, उत्प्रेरित होती हैं। इस घटना को एसिड बेस उत्प्रेरण कहते हैं। इस घटना को एसिड बेस उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन हो जाता है। सुक्रोज का C12H22O11, ये क्या होता है? सुक्रोज होता है। ये क्या होता है? सुक्रोज होता है। समझ गए? इसका क्या करते हैं? इसका ये अम्ल की उपस्थिति में H प्लस कहाँ से आएगा? अम्ल से आएगा। इसकी उपस्थिति में क्या हो जाता है? इनका अपघटन हो जाता है। सुक्रोज और फ्रक्टोज देता है C6H12O6। अर्धसूत्र समान होते हैं दोनों के, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। एक ग्लूकोज है, एक क्या है? एक फ्रक्टोज है, एक फ्रक्टोज है। समझ गए? लेकिन क्या अर्धसूत्र समान होते हैं। अब अंतर कैसे होता है वो आगे जब हम जैव अणु पढ़ेंगे बेटा जी, तो एक में CHO समूह पाया जाता है, एक में CO समूह पाया जाता है, एक में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, एक में कीटोन समूह पाया जाता है। समझ गए? यही अंतर होता है बस। चलो, हो गया इसका। एथिल एसीटेट का भी जल अपघटन होता है। अम्ल क्षार दोनों को एथिल एसीटेट का जल अपघटन H+OH दोनों आयनों द्वारा उत्प्रेरित होता है, दोनों के द्वारा हो जाता है। समझे क्या बोला मैंने? एसिड एसीटेट का जल अपघटन अम्ल तथा क्षार दोनों के द्वारा उत्प्रेरित होता है, वो भी उदाहरण बन जाता है। समझ आ गई बात? चलो, अगला आ जाता है आपका स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस। अगला आ जाता है स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस। अगला आ जाता है स्व उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण। ऑटो, बैठने वाला ऑटो नहीं है, ऑटो नहीं तो सर कहो बैठ लेगा इसे। अब ऑटो कैटालिसिस, स्व मतलब स्वयं से। यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी? स्वयं से उत्प्रेरित होगी, स्वयं से प्रेरित होगी, उत्प्रेरित होगी या प्रेरित होगी, जो भी कहें। समझ गए? जब अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद में से कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं तथा यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। क्या बोला मैंने? जब अभिक्रिया में से बना कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है तथा यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। स्व उत्प्रेरण कहलाती है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? ऐसे भी बोल सकते हैं जब कोई अभिक्रिया में बना उत्पाद ही अभिक्रिया को प्रेरित करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। समझ आ गई बात? उदाहरण देख लेते हैं। इसमें उदाहरण देख लेते हैं कि एमोनोफोर का ऑक्जेलिक एसिड का अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण, या फिर एथिल अल्कोहल का जल अपघटन, हम एथिल अल्कोहल का जल अपघटन ही देखते हैं। ठीक है, उदाहरण में देख लेंगे इसमें किसका जल अपघटन? एथिल एसीटेट का जल अपघटन।
जल अपघटन होगा तो जल से क्रिया होगी। एथिल एसीटेट अभी हमने पहले ही बताया, अभी हमने बताया था ना, अम्ल क्षार दोनों द्वारा प्रेरित हो भी जाता है और ऐसे भी हो जाता है। देखो, जल अपघटन करा देंगे तो एथिल अल्कोहल तथा एस्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करा देते हैं बेटा जी, तो क्या बनता है? एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल दोनों बनता है। ठीक है, C2H5 एरो। जल अपघटन कराएंगे तो जल की उपस्थिति में ही होगा। क्या बनता है? एस्टिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। अब इसमें ही कोई उत्प्रेरक का कार्य करेगा तो इसमें क्या होता है? यह अभिक्रिया एसिड द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसलिए इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बना ये जो एसिड है, यह क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस अभिक्रिया में ये चीज़ लिख लेंगे नीचे। इस अभिक्रिया में CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल सा उत्प्रेरक है। प्रारंभ में अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, कुछ समय बाद अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि यह उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। समझ गए? फिर यह उसके अभिक्रिया को प्रेरित करता है क्योंकि यहाँ पे OH आयन आसान ये H+ आयन दे सकता है ना आसानी से। यहाँ पे देखो, ये अम्ल है ना, एस्टिक अम्ल, ये H+ आयन ये में टूट जाएगा। ये H+ आयन देगा तो इसको, इस अभिक्रिया को जाके क्या करता है? प्रेरित करता है। अभी हमने बताया ना, OH और H+ दोनों इस एथिल एसीटेट के जल अपघटन को H+ यानी कि अम्ल और क्षार OH- दोनों प्रेरित करते हैं। समझ गए? तो इसलिए यह एसिड बेस का भी एग्जाम्पल बन जाता है और यहाँ पे तो काम करता ही है। समझ आ रही बात? यहाँ पे तो काम करता ही है। पहले इन दोनों की अभिक्रिया होगी स्लो, जब ये बन जाएगा तो यहाँ ये टूट के ये H+ यूज हो जाएगा तो फिर तेज़ी से ये अभिक्रिया होने लगेगी क्योंकि ये उत्प्रेरक कार्य करेगा। इस अभिक्रिया को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। देखो, अभिक्रिया में उत्प्रेरक कभी भाग नहीं लेता, हमेशा इस चीज़ याद रखना। केवल अभिक्रिया की दर को या घटा या बढ़ा देते हैं। मतलब कि अब उत्प्रेरक की क्रियाविधि आगे हम समझेंगे भी, बहुत सारे तरीके हैं उत्प्रेरक क्रियाविधि के समझने के लिए। आगे डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं अब प्रेरित उत्प्रेरण की। चलो, क्या प्रेरित उत्प्रेरण? इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, यहाँ पे CED होगा। तो क्या होता है? इसमें प्रेरित होगी अभिक्रिया। इसमें क्या होगी? प्रेरित। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। समझ गए? जब कोई एक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। समझ गए? जब कोई एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया को प्रेरित करती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल सीधा देखें बेटा जी, एग्जाम्पल सीधा देखें। उदाहरण में लिख लो आप। सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा N2SO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड वायु द्वारा Na3ASO4 में ऑक्सीकृत नहीं होता। यदि Na2SO3 और Na3ASO3 के मिश्रण में केवल विलयन में वायु प्रवाहित की जाए तो
दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार कि N2SO3 अर्थात सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीकरण अभिक्रिया Na3ASO3 की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। आशा करते हैं समझ में नहीं आया होगा। आशा करते हैं समझ में नहीं आया है। देखो हम आसान भाषा में समझाते हैं। अभी तक जो बताया बोल जाओ, आसान भाषा में समझो। देखो जब हम सोडियम सल्फाइड बोल रहा हूँ मैं, सोडियम सल्फाइड क्या होता है? Na2SO3, ये सोडियम सल्फाइड। जब हम सोडियम सल्फाइड को वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, यह सोडियम सल्फाइड जो है वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन जो सोडियम आर्सेनाइट होता है वो नहीं होता है। जो सोडियम आर्सेनाइट होता है, सोडियम आर्सेनाइट बोले तो Na3ASO3, सोडियम आर्सेनाइट वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता। समझ गए? जब सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम आर्सेनाइट को मिश्रित करके, इन दोनों को जब मिश्रित कर दिया जाता है, आपस में मिश्रित करके एक साथ वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। क्योंकि वायु के द्वारा ही तो ऑक्सीकरण होगा। ये चीज़ तो समझ रहे हो? जब एक साथ वायु की धारा प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है? तब दोनों साथ साथ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ पे जो सोडियम सल्फाइड था बेटा जी, या Na2SO3, ये प्रेरित उत्प्रेरक है तथा यह क्रिया प्रेरित उत्प्रेरण है। समझ गए? क्यों? देखो ये वायु के साथ इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा था, लेकिन इसका वायु के साथ ऑक्सीकरण हो रहा था। जब इन दोनों के साथ साथ मिला के वायु डाली गई तो दोनों का ऑक्सीकरण हो गया। इसका तो हो रहा था, इसका नहीं हो रहा था, लेकिन इसके साथ मिलने पर इसका भी हो गया, इसका तो होना ही था। तो इसके मदद से ही तो ये हुआ है, इसने ही तो इसको प्रेरित किया होगा। तो क्या कहला, यहाँ पे किसका कार्य करता है? प्रेरित उत्प्रेरक का, तथा यह घटना या क्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरित उत्प्रेरण कहलाएगी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो अब दो हेडिंग की और बात कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है उत्प्रेरक विष। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है उत्प्रेरक विष। समझ गए? प्रोमोटर्स होता है एक कैटालिटिक एक्टिवेटर्स। उत्प्रेरक पूछा जाता है, एडजेक्टिव इनसे बन जाता है। उत्प्रेरक के उत्तेजक। एक होता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष कैटालिटिक पॉइजन्स होता है, एक कैटालिटिक एक्टिवेटर्स होता है। कैटालिटिक एक्टिवेटर्स होता है। ये कैटालिटिक पॉइजन्स होता है। पॉइजन समझते हो ना, विष पॉइजन्स होता है। क्या होता है? पॉइजन्स होता है। समझ गए? ये होते क्या है? प्रमोटर्स। ये प्रमोटर वर्धक भी बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक भी इसको बोल देते हैं। समझ गए? उत्प्रेरक वर्धक भी इसको बोल देते हैं। इसको उत्प्रेरक वर्धक भी, उत्प्रेरक लिख देता हूं मैं, उत्प्रेरक वर्धक भी बोलते हैं, या करके दोनों नाम लिख लेना। प्रमोटर्स बोल देंगे यहाँ पे, इंग्लिश प्रमोटर्स हो, जो प्रमोट करता है चीज़ों को, क्या करता है? बढ़ाता है, प्रमोट करता है। मतलब जो वे पदार्थ जो अवक्रिया में किस उत्प्रेरक की क्या करते हैं? सहायता करते हैं, या फिर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक उत्तेजक या फिर उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो अवक्रिया की दर को या अवक्रिया की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं।
ये उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं, ये उत्प्रेरक के लिए उत्तेजक का कार्य करते हैं। ये उत्प्रेरक के गत क्रियाशीलता, उत्प्रेरक के काम करने की क्षमता को और बढ़ा देते हैं ये पदार्थ। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की काम करने की क्षमता या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता या फिर उत्प्रेरक की जो क्षमता होगी उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक विष कहलाएंगे। समझ आ गई बात? बस उदाहरण द्वारा इन्हें समझना है। जैसे कि हैबरविद में EFE क्या करता है, N2 प्लस H2 आपको पता है ना NH3 बनता है, EFE उत्प्रेरक होता है, ये चीज़ आप पता है। ये अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता हो, आपने इसके बारे में 9th 10th में कहीं भी पढ़ा हो, तो मॉल्बेडिनम होता है, ठीक है, MO ऐसे लिखा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, मॉल्बिडेनम बोलते हैं, ठीक है, मॉल्बिडेनम। ये यहाँ पे इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ये मॉल्बिडेनम जो होता है बेटा जी, ये एफी की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, अर्थात ये यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक उत्तेजक का कार्य करता है। उदाहरण में ये चीज़ लिख लेंगे, समझ गए। पहले तो इसकी डिफिनीशन लिख लोगे। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उदाहरण में ये लिख लेना, यहाँ पर मॉल्बिडिनम एफी की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ठीक है। अतः ये मॉल्बिडिनम क्या है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। ऐसे कुछ जो चाहेंगे आप लिख लेंगे। जो संपर्क बिंदु में आर्सेनिक के यौगिक होते हैं पीट। अगला हम उत्प्रेरक विष के एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजनीकरण भी एक उससे द्वारा समझ सकते हैं। और भी बहुत हैबरविद में एफी के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S विष का कार्य करते हैं। हैबरविद में एफी के लिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2S उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। और भी उदाहरण लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। बुक देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हाइड्रोजनीकरण की इसके बात करें तो निकिल उत्प्रेरक होता है, इसमें निकिल उत्प्रेरक होता है। CH3 बन जाएगा, या फिर C2H6 कह दे सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्प्रेरक विष का कार्य। इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में जो Hg व CO उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं इसमें। समझ गए। तो आज के लेक्चर को इतना रखते हैं। तो उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक वर्धक भी पूछा जाता है, सच में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं इनसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बुक भी पढ़ते रहिए आप साथ साथ। अब जैसे ये चीज़ें समझाई तो आप बुक में पढ़िए इन सबको, और भी वहाँ पे और सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप क्लियर कीजिए। डाउट होता तो कल मैंने देखो डाउट क्लास ली थी एक बढ़िया, आपने देखा तो उसको, बहुत मस्त डाउट क्लास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उस डाउट क्लास को। ऐसे भी अगर डाउट आता है आपके भी दिमाग तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो लॉट और टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, शेयर करना मत भूलना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, बोलो देखो वो भी देखे, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।